अस्सलाम वालेकुम। आई मोहम्मद आसिफ। एक महीने पहले पंजाब पुलिस के डिपार्टमेंट में कुछ जॉब है कि PSA और SSA की, तो वहाँ पर मैंने भी अप्लाई किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट विद PSA पुलिस रीजनल असिस्टेंट एंड SSA सीनियर रीजनल असिस्टेंट एंड फाइनली allocated SSA as a third dislocation in the Department of Punjab Police। तो आज की इस वीडियो में आप लोग अपना कंप्लीट जर्नी बताऊंगा कि मैंने यहाँ पर कैसे अप्लाई किया था, इसमें पूरे प्रोसेस था, तो किस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। तो कंप्लीट जो है ना प्रोसेस आप लोगों को मैं बताऊंगा कि जो जो डिफिकल्टीज मैंने फेस की थी, तो आने वाले न्यू कैंडिडेट्स वो फेस ना करनी पड़े और उनकी बेहतर रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस कोर्स का जो बेसिक क्राइटेरिया था, जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी, वो क्या था। तो इस कोर्स के लिए आप लोगों का जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो ICS थी, तो ICS वाले ही सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ICS में भी फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आ जाते हैं कि अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ICS में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होता है। यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँ कि ICS में 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं। पहला जो होता है वो फिजिक्स मैथ कंप्यूटर, और दूसरा फिजिक्स मैथ इकोनॉमिक्स, तीसरा फिजिक्स मैथ जिसमें एक इस्लामिक इतिहास। और यहाँ पर एक बात आप लोगों ने ध्यान नशीं करनी है कि इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए मैथ और कंप्यूटर का सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में मैथ और कंप्यूटर है तब तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसी वजह से ही इसी बेस पर ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाते हैं उनके लिए ICS की होती है। तो ये सीट्स जो है ना ऑल ओवर द पंजाब की, तो यहाँ पर सीट्स को डिफरेंट डिवीजन में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया था। तो टोटल 1400 सीटें थी पंजाब की। तो मैं डिस्ट्रिक्ट मुल्तान का हूँ, तो मुल्तान की अगर बात करें तो यहाँ पर 99 सीट्स जो है ना इसमें इख्तियार में हुई थी। तो टोटल जो है इसमें 200 लोगों ने अप्लाई किया। तो उसके बाद बात करते हैं रिटर्न टेस्ट की। रिटर्न टेस्ट किस लेवल का था, उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए और इसमें क्या क्या मतलब क्वेश्चन प्रोग्राम रहता है। तो जहाँ पर भी रिटर्न टेस्ट की बात आती है तो कैंडिडेट्स के ध्यान में पहला सवाल ये होता है कि रिटर्न टेस्ट की तैयारी कैसे की जाए, तैयारी कहाँ से की जाए। तो यहाँ पर मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने अकेडमी से तैयारी की थी, सुपीरियर सर्विस अकेडमी में काम से। तो ये फिर डिपेंड करता है बंदे के खुद के ऊपर। किसी भी कोर्स पे अप्लाई करने से पहले आप लोगों को उस कोर्स की बराबर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसमें किस तरीके से आप लोगों ने रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना है, किस डायरेक्शन पे आप लोग जाना है। तो अगर कोई बंदा खुद से सेल्फ पे तैयारी कर लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकता तो उसको अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि आपका जो मेंटोर होता है वही आपको प्रॉपर गाइड करता है, वही आपको प्रॉपर डायरेक्शन देता है किस तरीके से आपने की तैयारी करनी है, या किस तरीके से आपने टाइपिंग की तैयारी करनी है, उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी करनी है। तो मैंने जहाँ से तैयारी की थी वहाँ पर मुझे प्रॉपर गाइड किया गया, रिटन के हवाले से भी, टाइपिंग के हवाले से भी। उसके बाद जो मेरे मेंटोर उन्होंने मुझे प्रॉपर इंटरव्यू के बारे में भी बताया कि किस तरीके से आप इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं। तो रिटन टेस्ट में किस लेवल का पेपर था हमारा और इसमें कितने परसेंट पेपर लिखा गया है जरूरी। तो क्योंकि ये ICS बेस्ड जॉब थी, इंटर लेवल की जॉब थी, तो इसका जो रिटन टेस्ट आया था वो भी इंटर लेवल का, उतना कोई डिफिकल्ट लेवल नहीं था और इतना ईजी भी नहीं था। इंटर लेवल का आपका पेपर था जिसमें 30% कंप्यूटर और 30% कंप्यूटर के एमसीक्यू थे, 10% इंग्लिश और 10% जीके, 10% मैथमेटिक्स और 10% और इस्लामियत के भी कुछ होते इसमें। इसके बाद जो है ना मेरे जो अगर अपनी मैं बात करूँ तो मेरे रिटन टेस्ट में 72 मार्क्स आए थे। तो जिन लोगों के 50 नंबर आए थे 100 में से, क्योंकि ये 100 नंबर का पेपर था, तो जिन लोगों के 100 में से 50 नंबर आए थे तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए तैयार कर गए। तो रिटन टेस्ट के बाद जो अंदर उनका पेज था वो टाइपिंग टेस्ट था। तो टाइपिंग टेस्ट में 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड और 25 वर्ड्स पर मिनट उर्दू की टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड थी। तो ये टाइपिंग दोनों टाइपिंग पास करना बहुत जरूरी था, इंग्लिश भी और उर्दू भी। उसके बाद जो जिन लोगों ने टाइपिंग टेस्ट पास किया तो वो लोग इंटरव्यू के लिए कॉल किए गए। तो यहाँ पर अगर टाइपिंग की बात करूँ तो बहुत कम लोग टाइपिंग पास करते हैं। उसकी बेसिक की वजह है वो ये है कि अक्सर कैंडिडेट्स 90% कैंडिडेट्स जो है ना तो टाइपिंग की तैयारी उस वक्त स्टार्ट करते हैं जब इश्तिहार आ जाता है।
तो इस तरीके से टाइपिंग कभी आप नहीं कर सकते। जब इश्तिहार आए आप टाइपिंग स्टार्ट करें, दिन रात एक करें, बैठ जाएं, क्योंकि जब इश्तिहार आता है उसके बाद हमारा जो प्रोसेस कंप्लीट हुआ था वो 1 महीने में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। और क्योंकि 10 अगस्त 2023 को इसकी इश्तिहार आया था और 24 अगस्त इसकी आखिरी हुई और 8 को इसका रिटर्न टेस्ट हुआ था। और उसके बाद 16 दिसंबर को इसका जो है ना टाइपिंग टेस्ट हुआ था। उसके बाद 25 नवंबर को इसका इंटरव्यू हुआ था और 30 नवंबर को इसकी फाइनल लिस्ट लगा दी थी। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी भी जॉब्स का ऐड आता है तो कैंडिडेट्स उस वक्त इसकी तैयारी स्टार्ट, चाहे वो रिटर्न हो चाहे वो टाइपिंग हो। तो ऐसे तैयारी करने से आप लोग रिटर्न टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट इजीली क्वालिफाई नहीं कर सकते। अगर आपको जॉब हासिल करना चाहते हैं तो आपको आज से अभी से ही तैयारी स्टार्ट करना होगी खुद को। अगर आपको पैशन है किसी भी डिपार्टमेंट में जाए, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो जब इश्तिहार आता है तो उसके बाद विद इन 2 मंथ आपका जो रिटन टेस्ट कंडक्ट करवा लिया जाता है। तो आप लोगों को चाहिए कि टाइपिंग टेस्ट 1 महीने में नहीं बनते आपके, तो सॉरी टाइपिंग स्पीड 1 महीने में नहीं बनते आपके। उसके लिए आपको इश्तिहार आने से पहले ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो मैं क्योंकि पहले से प्रैक्टिस कर रहा था तो फिर अलहमदुलिल्लाह मेरी टाइपिंग स्पीड क्लियर हो गई थी दोनों इंग्लिश उर्दू। तो वो कैंडिडेट्स जिन्होंने 15 दिन में इश्तिहार आने से पहले उस वक्त टाइपिंग स्टार्ट की थी और इसको टाइपिंग जब डेट आई तो उस वक्त उनकी टाइपिंग स्पीड नहीं थी और इतने दिनों की टाइपिंग स्पीड बंद भी नहीं चलती। तो आप लोगों को चाहिए कि टाइपिंग स्पीड पे इश्तिहार आने से पहले स्टार्ट करके रिटर्न भी पहले से स्टार्ट करें। उसके बाद बात करें तो टाइपिंग टेस्ट के बाद इंटरव्यू। अगर इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल होते हैं, क्या पूछे जाते हैं, मेन चीज कहाँ से उसकी तैयारी की जाए। तो इंटरव्यू में आप लोगों को यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने रिटर्न टेस्ट की अच्छे से तैयारी की है तो आप उनको 80% इंटरव्यू हो जाते हैं। क्योंकि इंटरव्यू में काफी हद तक अगर आप लोगों के पास नॉलेज है, रिटर्न टेस्ट की अच्छे से तैयारी है, तो आप इजीली इंटरव्यू पास कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ, क्या क्या पूछा, क्या मेरा इंटरव्यू कैसा रहा, तो उसके लिए जो है ना आप लोग ड्रेस आपको कैसा चाहिए, किस तरीके से आप कपड़े पहन के जाए। तो ड्रेस की बात करूँ तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि इंटरव्यू में आप वो कपड़े पहन के जाए जिसमें आप खुद को कंफर्टेबल फील करें। क्योंकि अक्सर कैंडिडेट होते हैं कि पहले कभी पैंट शर्ट पहनी नहीं होती है, तो इंटरव्यू में तरीके से पहन के बन जाते हैं या पैंट शर्ट पहन जाते हैं, तो वो कुछ इजी फील नहीं करते वहाँ पर। तो जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो आपको जज कर लेता है कि ये बंदा खुद कंफर्टेबल फील कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इंटरव्यू का जो सबसे अच्छा ड्रेस है वो ये है कि जो आप डेली रूटीन में पहनते हैं। अगर आप कपड़े पहनते हैं तो कपड़े पहने लेकिन मतलब अच्छे से धुले हो, इस तरीके हो, तो जो शूज है आपके कलर्स भी हो, मतलब अच्छे से आप वेल ड्रेस हो गए, तो इस तरीके से आपको इंटरव्यू हो जाते हैं। और इंटरव्यू में क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं यहाँ पर अगर मैं बात करें तो इंटरव्यू में आप हमेशा एक चीज याद रखें कि इंटरव्यू में आपका नॉलेज चेक नहीं करेगा, उसके लिए आपका रिटन टेस्ट होता है। तो जितने आप वहाँ पर ले पाते हैं नॉलेज के लिए आपको रिटन टेस्ट होते हैं। इंटरव्यू में आपको जज किया जाता है अगर आपके पास मतलब कि आपको फिजिकल अपीयरेंस, आपका वे ऑफ आंसर क्या है, आपका जो है आप किस तरीके से बात करते हैं, आप डरे हुए हैं नहीं हैं, मतलब आप कंफर्टेबल समझ रहे हैं, आप प्रेशराइज के बात कर रहे हैं, आपका जो है नहीं, मतलब आपको आपकी फिजिकल अपीयरेंस को जज करते हैं, आप लोग किस तरीके से बात करते हैं, आप लोग किस तरीके से गलती को फेस करने के काबिल हैं या नहीं, तो ये चीजें देखी जाती है आपको। तो इंटरव्यू में अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं भी आता बिल्कुल, तो आपसे इंटरव्यू जो लेने वाला है उसने कोई ऐसा सवाल करके जिसका आपको जवाब नहीं आता और आप कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पर मैं सॉरी बोलूँ तो मेरे नंबर कट जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि सॉरी भी किसी आंसर के प्रॉपर, सॉरी भी किसी क्वेश्चन के प्रॉपर आंसर होता है, तो इसके भी आपका नंबर मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये होती है कि अगर आप सॉरी भी कहते हैं तो किस अंदाज में कहते हैं, तो ये वहाँ पर मैटर करता है। तो मेरा इंटरव्यू अगर जैसा हुआ तो मैं अपनी बात करूँ तो मेरा इंटरव्यू आरपी साहब ने लिया था मुल्तान कैंप में। तो वहाँ पर जैसे ही मैं एंटर हुआ तो वहाँ पर शेर के साथ जाकर खड़ा हो गया, तो आरपी साहब ने मुझे कहा कि बैठ जाए। मैं थैंक यू का बैठ गया। और उसके बाद आरपी साहब ने
मैंने रिएक्शन चेक करने के लिए सबसे पहला जो मुझे सवाल किया, पहली बात की वो ये की कि आप भी वहाँ आज तो वेल ड्रेस होके आए हो, कॉटन शॉटन लगा के आए हो, घड़ी पहन के आए हो, तो माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो। मैंने कहा थैंक यू सर। उसके बाद उसने क्वेश्चन किया कि आपने जो घड़ी पहनी है तो ये असल है, ओरिजिनल है, ब्रांड है, ये लोकल चाइना की है। तो वहाँ पर मैंने उनको जवाब दिया कि सर ये लोकल है, चाइना की। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार मुझे तो ये ब्रांड लगती है, तो नहीं सर ये लोकल है। तो फिर उन्होंने कहा कि यार मुझे आपकी घड़ी ना पसंद आ रही है, तो यार अपनी घड़ी आप मुझे दे दो। मैंने फिर यहाँ पर जवाब दिया कि सॉरी सर, मैं अपनी पर्सनल चीज किसी को नहीं दे सकता। तो अगर आपको मेरी घड़ी इतनी ही पसंद आई है तो ऐसे आपको न्यू ला के दे दूंगा, लेकिन सॉरी अपनी चीज आपको नहीं दे सकता। तो उसके बाद मैं मुझसे क्वेश्चन किया कि अच्छा आप जलाल को पीरवा रखे हो, क्योंकि मेरी तस्वीर जलाल को पीरवा है, इस पर मुल्तान है। तो मैंने कहा जी सर जलाल को पीरवा है। तो उन्होंने कहा कि जलालपुर को जलालपुर पीर वाला क्यों कहते हैं। उनको ये क्वेश्चन था कि जलालपुर को जलालपुर पीर वाला क्यों कहते हैं। तो फिर मैंने उन्हें इसका भी प्रॉपर आंसर दिया हिस्ट्री के मुताबिक। तो मैंने कहा कि सर एक पीर थे, उसका नाम था पीर शेख जलालुद्दीन अफगानी। तो वो पाकिस्तान के शहर मुल्तान में आए थे और मुल्तान से खुद शरीफ हो गए थे और वहीं पर जिंदगी गुजारे, एक दफा वहीं पर ही उनको नजर आ गई। तो उन्हीं की लड़ी में से वो थे जिनका नाम था पीर सैयद सुल्तान अहमद कताल, जिनकी जलाल को पीर वाला बर्बाद हुए। तो उन्होंने अपने दादा पीर सैयद जलालुद्दीन अफगानी के नाम पर उस शहर का नाम जलाल रखा। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे नेक्स्ट और भी काफी सारे क्वेश्चन किए अपने स्टडी के आईएसएस के बेस पे क्वेश्चन किए, कोडिंग के बारे में, और उसमें और के बारे में जीके और भी काफी सारे क्वेश्चन किए। तो एंड पे फिर वहाँ पर मुझसे सवाल किया कि वाई यू वांट टू ज्वाइन पुलिस फोर्स। तो इसके मैंने एक आंसर दिया। तो उसके बाद मुझे ठीक है बेटा आप मेरा ये इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप लोग वहाँ पर जाकर वो आपको जज करते हैं कि आप लोग किस वे में बात करते हैं, आप लोग किस तरीके से आपको फिजिकल अपेयर करते हैं। तो ये चीज़ हम चेक करते हैं। तो उसके बाद अगर बात करें तो इंटरव्यू की तैयारी कहाँ से करनी चाहिए। इंटरव्यू की तैयारी जो है ना वो आप जनरल खुद को अपडेट रखना सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में मोस्टली करंट अफेयर पूछा जाता है आपके अपने कंट्री का। तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक है नहीं। तो उसके लिए आपको खुद को अपडेट रखना पड़ता है, करंट अफेयर के लिए आपको मतलब न्यूज पढ़ने के लिए स्टडी करते हैं। इस हिसाब से आपको ये इस बात को क्वेश्चन पे करते हैं। तो ये जो हमारा पूरा प्रोसेस था ये तकरीबन 1 महीने में कंप्लीट हो गया। तो फाइनल इसको उसके बाद एक चीज इसको तो उसके बाद इस जॉब की अगर बात करें एसएसए सीनियर स्टेशन असिस्टेंट, तो यहाँ पर पुलिस स्टेशन में एज ए फ्रंट डेस्क ऑफिसर काम करते हैं। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, जॉब नेचर क्या है और किस लेवल पे काम करता है। तो उसकी अगर बात करें तो एक एसएसए होता है वो किसी भी थाने में कंप्यूटर पर एक उसको एक ऑफिस दे रखा है, वहाँ पर कंप्यूटर का जो ओवरऑल कुछ खाने का काम होता है वो एसएसए होता है। मतलब कि कोई भी शहरी अगर खाना चाहता है तो वो सबसे पहले फ्रंट डेस्क पे जाएगा, खुद रिपोर्ट दर्ज करवाएगा, फ्रंट डेस्क वाला उसकी रिपोर्ट को कंप्यूटराइज करेगा, सेव करेगा। उसके बाद फर्दर जो ऑफिसर उसको अपडेट करेंगे, उसके ऊपर फर्दर जो है कार्रवाई करेंगे। तो उसको पूरे थाने के रिकॉर्ड को मैनेज करना, कंप्यूटराइज करना, तो ये जो है एक एसएसए की जिम्मेदारी होती है। तो इसकी अगर सैलरी की बात करें तो उसकी सैलरी कितनी है, तो एसएससी के जो है ना वो तकरीबन 60,000 करीब है। और पीएससी की अगर बात करें तो तकरीबन 54-55 हजार उसकी सैलरी है। तो उसके बाद अक्सर बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर ये बताएं कि अगर हम किसी भी जॉब की तैयारी करें तो किस तरीके से करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक बात लोगों कि अगर आपके अंदर पैशन है, अगर आपके अंदर जज्बा है किसी जॉब को देने का, तो आप लोगों ने पहले खुद को एक प्री प्लान के तहत आप लोगों ने खुद को तैयार करना है कि ये जो जॉब है इसके लिए मैं किस तरीके से कौन कौन सी बुक से किस तरीके से तैयारी कर सकता हूँ।
खुद के अंदर एक अपना जो है एक शेड्यूल, अपना एक टाइम टेबल बनाए। तो मेन बात ये है कि इश्तिहार आने से पहले ही आप इसको स्टार्ट कर दें, क्योंकि इश्तिहार आने के बाद आपको इतना टाइम नहीं होता कि आप रिटर्न को क्या करें, नेटलिंग को करें, क्या क्या आप इसमें कर सकते हैं। अगर आप जॉब देना चाहते हैं तो बेहतर तो ये है कि आप किसी अकेडमी को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको जो मेंटर है वो आपको बेहतर गाइड करेंगे कि आप किस तरीके से इसकी नवीन तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ना, अगर आपको मेंटोर होगा, मतलब किसी भी एकेडमी में अगर आप जाएंगे तो आपको मेंटोर आपके तरफ गाइड करेगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, आपको कैसे अगर क्वालिफाई करना है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको बतानी थी ताकि नेक्स्ट आने वाले कैंडिडेट्स बेहतर तो आई होप कि आपको कुछ गाइडलाइन मिली होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।